Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss a new topic. Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss a new topic, that is momentum of chapter laws of motion. देखिए प्रीवियस लेक्चर्स में जो फर्स्ट पार्ट था इस लेक्चर का, उसमें हमने इनर्शिया एंड लॉज ऑफ मोशन हमने डिस्कस किया था. न्यूटन्स के 3 लॉज ऑफ मोशन है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन. तीनों लॉज ऑफ मोशन को हमने डिस्कस किया है. एंड आज हम डिस्कस करते हैं मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड उसके बाद इम्पल्स. 3-4 टॉपिक्स इसी लेक्चर्स में हम इसमें कवर करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मोमेंटम? व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम क्या है उसको समझने के लिए एक छोटा सा हम एक्सपेरिमेंट करते हैं. सो नाउ लेट अस सपोज कि हमारे पास एक ग्लास पेन है. ये ग्लास शीट है या ग्लास शीट है, ठीक है. ग्लास की एक शीट है. इस ग्लास की शीट के ऊपर सेम हाइट से 2 डिफरेंट मास के m1 एंड m2, इन दोनों पार्टिकल्स को या दोनों स्टोन्स को हम क्या करते हैं, इसके ऊपर ड्रॉप करते हैं. सबसे पहले इस स्टोन को ड्रॉप करते हैं. ये आके ग्लास शीट के साथ क्या करते हैं, स्ट्राइक करता है. हम ऑब्जर्व करते हैं कि ग्लास शीट जो है वो इस स्टोन को यहीं रोक देता है, जिससे स्टोन जो है रेस्ट में आ जाता है. सेकंड केस में सेम हाइट से एक बिगर मास के एक स्टोन को इसी ग्लास पेन के ऊपर क्या करते हैं, या ग्लास शीट के ऊपर ड्रॉप करते हैं. जैसे ही इसको ड्रॉप करेंगे इस ग्लास शीट के ऊपर, हम ऑब्जर्व करते हैं कि यहां से इस ग्लास शीट को ये ब्रेक कर देता है. छोटे छोटे पीसेस में क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है. ठीक ना. मतलब इसके पास इतनी एक क्वांटिटी आ जाती है, उस क्वांटिटी की वजह से वो एक ग्लास शीट को इजीली क्या कर सकता है, ब्रेक कर सकता है. ठीक है. ऐसे ही लेट अस सपोज कि अगर एक बुलेट से किसी गन से एक बुलेट को फायर करते हैं, ठीक, जाके वो किसी वॉल के साथ स्ट्राइक करता है, तो वॉल क्या करता है, उस बुलेट को वहीं रोक देता है, अगर वॉल कंक्रीट का है. सेम वही अगर वॉल अगर हमारा वुड का है या ग्लास का है, तो जैसे उस पर बुलेट फायर करते हैं किसी गन से, तो बुलेट क्या करता है, उस ग्लास विंडो को या वुड के विंडो को वहां पे एक होल क्रिएट कर देता है. इसका मतलब है जब किसी बॉडी को मूव करते हैं, मोशन देते हैं, तो उस कंडीशन में उस बॉडी के पास उसके मास एंड वेलोसिटी के कारण वो अपने मोशन के साथ साथ एक क्वांटिटी को क्या करता है, पॉसेस करता है. उस क्वांटिटी को हम मोमेंटम कहते हैं. तो मोमेंटम बेसिकली इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. The product of mass and velocity is called momentum. Is called momentum. Simple सा definition, the product of mass and velocity is called momentum. या हम इसको दूसरे वे में भी डिफाइन कर सकते हैं. इसका दूसरा डेफिनेशन है, momentum of a body is defined as a quantity of motion possessed by the body, or the momentum of a body is the quantity of motion possessed by the body. ठीक है ना. तो मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन विच इज possessed by the बॉडी. मतलब ये मोशन की क्वांटिटी है जो उस बॉडी के द्वारा कैरी किया जाता है अपने मोशन के साथ साथ, और उस मूविंग बॉडी के पास कैपेबिलिटी आ जाती है, उसके पास एक एबिलिटी आ जाती है कि वह किसी भी चीज को ब्रेक कर सके
या वो या तो उस चीज को वो ब्रेक कर देगा, जैसे यहाँ पे ग्लास पेन को या ग्लास शीट को वो ब्रेक कर देता है या उसको ब्रेक करने की कोशिश करता है, ठीक है ना। तो सिंपल वे में इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। सो ना मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से। सो मोमेंटम P is equal to m into v, P is equal to m into v। सो नाउ यूनिट हो जाएगा मोमेंटम का kg, वेलोसिटी का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड, ये यूनिट हो जाएगा। डायमेंशन हो जाएगा इसका, डायमेंशन kg का हो जाएगा m, मीटर का l एंड सेकेंड का t की पावर -1। एंड मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो इसका यूनिट हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड, डायमेंशन हो जाएगा ml, t की पावर -1 एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है लीनियर मोमेंटम। एंड नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पल्स, दैट इज इम्पल्स। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, एक छोटा सा टॉपिक और लेते हैं, इम्पल्स। नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पल्स। व्हाट इज मीन ऑफ इम्पल्स? इम्पल्स का मतलब क्या होता है उसको समझते हैं, छोटा सा टॉपिक है। इम्पल्स मीन्स, सबसे पहले इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उस एग्जांपल से ही हम इसको कैरी करते हैं कि इम्पल्स क्या है। लेट अस सपोज कि आपने कभी ये ऑब्जर्व करा होगा कि कोई भी क्रिकेट प्लेयर होता है, जब वो किसी भी बॉल को कैच करता है, तो जब वो बॉल को कैच करता है तो वो अपने हैंड को पीछे खींचता है। क्या करता है? हैंड को पीछे खींचता है। क्यों खींचता है? रीजन क्या है? रीजन ये है क्योंकि जब वो पीछे की तरफ अपने हैंड को पीछे खींचता है बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो इससे क्या होता है, जब बॉल जैसे आके उसके हैंड पे स्ट्राइक करता है तो क्या करता है, एक शॉर्ट इंटरवल में बहुत लार्ज अमाउंट में फोर्स जो है उसके हैंड पे एक्सर्ट करता है। इससे क्या होता है कि उसका जो प्लेयर का जो हैंड है वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो सकता है। तो उस इंजरी से बचने के लिए वो क्या करते हैं, जो फोर्स उस पर एक्ट करता है उस फोर्स के ड्यूरेशन को वो इंक्रीज करते हैं। तो फोर्स के ड्यूरेशन को इंक्रीज करने के लिए वो अपने हैंड को क्या करते हैं, पीछे खींच लेते हैं। या आपने कभी देखा होगा कि गाड़ियां जो होती हैं, फोर व्हीलर्स हैं या टू व्हीलर्स हैं, उसमें शॉकर्स लगे होते हैं। शॉकर्स क्यों लगे होते हैं? क्योंकि जब गाड़ी किसी गड्ढे में जाके गिरता है, मतलब कई ब्रेकर्स होते हैं, गड्ढे होते हैं रोड पे, जब उसके ऊपर जाके गिरता है तो उसके जैसे ही वो गिरता है तो नीचे जो उसका व्हील होता है वो क्या करता है, ग्राउंड को नीचे की तरफ पुश करता है। उसके रिएक्ट में अर्थ भी क्या करता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करता है। तो अर्थ क्या करता है, मतलब जो गड्ढा है वो क्या करता है, उस गाड़ी पे एक अपोजिट डायरेक्शन में जैसे एक फोर्स एक्सर्ट करता है तो वो फोर्स डायरेक्टली क्या होता है कि ड्राइवर या उसके उस गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स बैठे होते हैं उनके ऊपर एक्ट करता है। तो एट अ शॉर्ट इंटरवल में जैसे एक्ट करता है तो हमें बहुत ज्यादा झटका महसूस होता है। तो उस झटके को कम करने के लिए हम शॉकर्स लगाते हैं। तो जैसे शॉकर यूज करते हैं तो शॉकर में जैसे फोर्स एक्सर्ट होता है तो उस फोर्स जब उस गाड़ी पे एक्ट करता है तो उस फोर्स के एक्टिंग पीरियड को इंक्रीज कर देता है शॉकर। तो इट मींस इंपल्स एक ऐसी चीज है जो रिलेट करता है फोर्स एंड टाइम पीरियड को। तो इसका मतलब है अगर किसी बॉडी पे बहुत लार्ज अमाउंट में फोर्स एक्ट करता है बहुत ही शॉर्ट इंटरवल में, तो उस कंडीशन में फोर्स एंड टाइम को एक साथ मेजर करना इम्पॉसिबल होता है। तो उस कंडीशन में फोर्स एंड टाइम दोनों के प्रोडक्ट को इजीली हम मेजर करते हैं और ये क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है और वो क्वांटिटी होता है आपका इंपल्स। तो इंपल्स बेसिकली इट इज डिफाइंड एज द टोटल इफेक्ट ऑफ लार्ज, इट इज डिफाइंड as the effect of large force for a short time of interval, for a short time of interval, and it is equal to the finite change
फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम, फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम, इट इज इक्वल टू द फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम। ये मतलब मोमेंटम में जो चेंज होता है उस मोमेंटम के चेंज के इक्वल होता है आपका इंपल्स। तो इंपल्स को हम डिफाइन करते हैं, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम पीरियड, ऑफ एक्टिंग फोर्स। मतलब जितने टाइम तक किसी भी बॉडी में फोर्स एक्ट कर रहा है उस टाइम पीरियड एंड फोर्स के मल्टीप्लिकेशन को या उसके प्रोडक्ट को ही हम क्या कहते हैं, इंपल्स कहते हैं। और इंपल्स इज डिफाइंड एज रिप्रेजेंटेड बाय जे। तो जे इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम इंटरवल, इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम इंटरवल। सो नाउ फोर्स एफ इंटू डेल्टा टी जे। तो जे इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी, एफ इंटू डेल्टा टी। सो नाउ फोर्स जो आपका इंपल्स है, इंपल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी तो उसका डायरेक्शन जो होगा, डायरेक्शन इसका हो जाएगा आपका डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। किसके डायरेक्शन में होगा, फोर्स के डायरेक्शन में होगा। और चेंज इन मोमेंटम, मतलब जो हमारा इंपल्स है, इंपल्स का जो डायरेक्शन, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी का हमेशा एक डायरेक्शन होता है, तो इसका जो डायरेक्शन लिया जाएगा वो फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है उसके डायरेक्शन में लिया जाएगा, या जिस डायरेक्शन में उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है उस डायरेक्शन में इंपल्स का डायरेक्शन लिया जाएगा। क्लियर है? चलो, अब जो आपका इंपल्स है, इंपल्स में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, वो डिपेंड करेगा कि मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है। मोमेंटम में जो चेंज है वो पॉजिटिव है तो इंपल्स पॉजिटिव होगा, मोमेंटम में चेंज नेगेटिव है तो इंपल्स नेगेटिव होगा। एंड अगर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं है, कांस्टेंट मोमेंटम है, तो उस कंडीशन में इंपल्स कैसा रहेगा, कांस्टेंट होगा। इज इट क्लियर? सुनो, यूनिट इज न्यूटन सेकेंड। इसी से अगर निकालेंगे, फोर्स का होगा न्यूटन एंड टी का होगा सेकेंड, तो न्यूटन सेकेंड। एंड डायमेंशन ऑफ इंपल्स इज इक्वल टू, देखिए फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस 2 एंड सेकेंड का हो जाएगा टी, तो ये एम एल टी माइनस 1, एम एल टी माइनस 1। क्लियर? सुनो, अब इंपल्स एंड जो मोमेंट, चेंज इन मोमेंटम है उसमें रिलेशंस निकालते हैं, उसमें रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं। सो नाउ वी नो डेट फोर्स F इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। चेंज इन, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि फोर्स जो है उस बॉडी के जो मोमेंटम में चेंज हो रहा है, तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के प्रोपोर्शनल होता है। मींस F इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। सो नाउ डेल्टा P is equal to F into delta T and F into delta T is what? That is J। यहां से आ जाएगा J is equal to delta P। It means initial final momentum minus initial momentum, final momentum minus initial momentum। देखो फाइनल मोमेंटम आपका हो सकता है mb माइनस इनिशियल मोमेंटम हो सकता है mu। सो नाउ J इज इक्वल टू M कॉमन आएगा तो V माइनस यू, V माइनस यू। अगर देखिए मोशन, अगर एक्सेलरेट मोशन होगा, अगर मोशन एक्सेलरेट है मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपका जो इंपल्स है वो पॉजिटिव होगा क्योंकि V ग्रेटर होगा U से। अगर मोशन कैसा रिटार्डेशन है,
रिटार्ड कर रहा है मोशन, मींस वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, तो उस कंडीशन में जी आपका नेगेटिव होगा। अगर v एंड u इक्वल है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन है, तो उस कंडीशन में चेंज इन मोमेंटम जीरो होगा, और चेंज इन मोमेंटम जीरो मींस आपका इंपल्स भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो दिस इज अ स्मॉल सिंपल सा टॉपिक है इंपल्स। तो इंपल्स बेसिकली इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम पीरियड या टाइम इंटरवल ऑफ एक्टिंग फोर्स, मतलब जितने टाइम तक फोर्स एक्ट कर रहा है उस टाइम पीरियड एंड उस लार्ज अमाउंट के फोर्स को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो क्वांटिटी निकल के आएगा वो इंपल्स होगा। और इंपल्स के मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स भी बता दिए हैं। जैसे एक और एग्जांपल्स बता दूं मैं आपको, जैसे आप किसी हाइट से अगर कहीं फ्लोर पे या अर्थ पे अगर जंप करते हैं तो आपको ज्यादा चोट लगती है, लेकिन वही अगर आप सेम हाइट से अगर किसी गद्दे के ऊपर या किसी एक फॉर्म के ऊपर अगर आप क्या करते हैं, जंप करते हैं, या रेत के ढेर के ऊपर अगर जंप करते हैं, तो उस कंडीशन में आपको चोट कम लगती है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी फॉर्म के ऊपर जंप करते हैं किसी सेम हाइट से, तो क्या होता है, जब फॉर्म के ऊपर, तो फॉर्म क्या होता है, कंप्रेस होता है, तो फॉर्म को कंप्रेस होने में कुछ टाइम लगता है। तो जितना फोर्स उस फॉर्म के ऊपर आप अप्लाई करेंगे जंप करते टाइम, तो वो जो फोर्स एक्ट करेगा आपके बॉडी पे, जो रिएक्शन फोर्स होगा, वो रिएक्शन फोर्स का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब रिएक्शन का टाइम पीरियड इंक्रीज होगा तो इट मींस इंपल्स आपका इंक्रीज हो जाएगा। डेल्टा टी इंक्रीज हुआ, डेल्टा टी इंक्रीज होने से इंपल्स इंक्रीज होगा, और इंपल्स अगर इंक्रीज होता है तो उस कंडीशन में आपको चोट कम लगेगी, आपको पेन कम होगा। वही अगर आप किसी फर्श पे कूद जाते हैं, किसी फ्लोर पे कूदते हैं, जंप करते हैं, तो उस केसेस में क्या होगा कि जैसे ही आप जंप करेंगे तो विदिन अ सेकेंड, बहुत 1 सेकेंड से भी लेस टाइम में वो फोर्स जैसे आप अर्थ पे अप्लाई करेंगे, फर्श पे अप्लाई करेंगे, फर्श आपको रिएक्ट उसी के अपोजिट में क्या करेगा, एक रिएक्टिव फोर्स अप्लाई करेगा, और रिएक्टिव फोर्स जो एक्ट करेगा आपके बॉडी पे वो बहुत ही कम एंड नेग्लिजिबल टाइम के लिए अप्लाई होगा। जब नेग्लिजिबल टाइम के लिए डेल्टा टी अप्लाई होगा तो उस कंडीशन में इंपल्स आपका कम होगा। अगर इंपल्स कम होता है तो उस कंडीशन में आपको ज्यादा चोट लग सकती है। ठीक है, या जैसे आप कोई भी सामान परचेज करते हैं कुरियर के थ्रू, जब कुरियर के थ्रू कोई भी सामान आता है तो वो पूरा पैक्ड होता है, और देखा होगा उसके अंदर एक एयर बैग लगे होते हैं साइड से। अगर ऐसा कोई सामान है जो टूटने वाला हो तो उसके साइड से क्या होते हैं, एयर बैग्स लगे होते हैं, क्योंकि जब उस पर दबाव पड़े तो वो जो फोर्स अप्लाई हो उस फोर्स के ड्यूरेशन को क्या कर सके, वो इंक्रीज कर सके, ताकि इंपल्स ज्यादा हो और उसके अंदर जैसे किसी कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है वो ना टूटे, या कोई जैसे आपका फ्लावर पॉट वगैरह है वो नहीं टूटेगा। ठीक है, तो ये रीजंस होते हैं इंपल्स के, और ये मतलब डेली लाइफ में हम इसका यूज भी करते हैं। सो नाउ नेक्स्ट इज नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अच्छा टॉपिक है, एंड ये एक यूनिवर्सल लॉ है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जैसे आपका कंजर्वेशन ऑफ मास है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, जैसे ये यूनिवर्सल लॉ है, हर एक सिस्टम में, हर एक फील्ड में ये वर्क करता है। सेम आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी आपके हर एक फील्ड में ये वर्क करता है। सो नाउ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखिए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसका स्टेटमेंट क्या है, कंजर्वेशन मतलब मोमेंटम कंजर्व रहेगा किस कंडीशन में, जब किसी भी बॉडी पे कोई भी किसी भी तरीके का कोई फोर्स एक्ट नहीं करता। जैसे लेट अस सपोज हमारे पास 2 पार्टिकल सिस्टम है, और इस 2 पार्टिकल सिस्टम पे अगर फोर्स 0 है, अगर हम इस पे किसी भी तरीके का कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे, तो इस केसेस में इस सिस्टम का जो मोमेंटम होगा P, वो हमारे क्या होगा, कांस्टेंट होगा, मतलब कंजर्व होगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा या कंजर्व होगा। तो बेसिकली इसका सिंपल सा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ये है लीनियर कंजर्वेशंस का, व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ सिस्टम ऑफ सर्वल इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व। व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स, when no external force is acting on a system
when no external force is acting on a system, then the total momentum of system will be conserved. ठीक है ना. When no external force is acting on a systems, then the total momentum of a system will be conserved. मतलब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इस पे एक्ट नहीं कर रहा है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो उस कंडीशन में उस सिस्टम का जो मोमेंटम है वो हमेशा कैसा रहेगा, कंजर्व रहेगा. ठीक है ना. हाउ इज इट पॉसिबल? सो नाउ वी नो दैट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, अगर हम न्यूटन सेकेंड लॉ का यूज करते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ वी नो दैट फोर्स F इज इक्वल टू dp अपॉन dt, दैट इज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम. फोर्स जो है आपका रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है इफ F इज इक्वल टू 0. मान लेते हैं कि इस सिस्टम पे कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, सो नाउ dp इज इक्वल टू dt इज इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका. dp upon dt is equal to 0 and dp upon dt is equal to 0, it means dp is equal to 0. dp is equal to 0 means p is equal to constant. p is equal to constant, क्योंकि कांस्टेंट चीज का डिफरेंशिएशन ही 0 होता है, तो यहाँ पे dp कांस्टेंट होगा तभी इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा. इसका मतलब है अगर फोर्स 0 है तो उस कंडीशन में ये कांस्टेंट हो जाएगा. या हम यहाँ पे लिख सकते हैं dp is equal to 0. तो dp means change in momentum and change in momentum is what, final momentum minus initial momentum, that is equal to 0. so now final momentum is equal to initial momentum, इसको इधर भेज देंगे तो प्लस का हो जाएगा. तो हम यहां से ये भी दिखा सकते हैं कि इसका फाइनल मोमेंटम एंड इनिशियल मोमेंटम आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे. इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम इक्वल है. तो दिस लॉ इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का सिंपल सा स्टेटमेंट है, ठीक है, सिंपल सा स्टेटमेंट है कि अगर किसी भी सिस्टम पे या किसी भी बॉडी पे किसी भी तरीके का कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो उस केस में उस सिस्टम का टोटल जो मोमेंटम होगा वो कैसा रहेगा, कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उसमें किसी भी तरीके का कोई भी चेंज नहीं होगा. हाँ, जब उसमें फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा, उसका मोमेंटम चेंज होगा, और मोमेंटम जितना चेंज होगा वो डिपेंड करेगा हमने उस पर कितना फोर्स अप्लाई किया है. ठीक है, दैट्स इट. तो इसी के कुछ एग्जांपल्स है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के. जस्ट कि जब किसी भी बॉम्ब में एक्सप्लोजन होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब किसी भी बॉम्ब में एक्सप्लोजन होता है तो उसका जो एक्सप्लोजन है वो पूरा जो डिपेंड करता है कि मास किस डायरेक्शन में मूव करेगा, वो डिपेंड करता है उसके लीनियर मोमेंटम पे. सो नाउ लेट अस सपोज कि एक बॉम्ब है, बॉम्ब का पीस है, या जैसे आपका फायर क्रैकर्स है, फायर क्रैकर्स में क्या करते हैं, हम फायर लगा देते हैं. जैसे इसमें ब्लास्ट होता है, एक्सप्लोजन होता है, जैसे एक्सप्लोजन होगा तो इसके अलग अलग पार्ट्स जो है अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं. आपने देखा होगा, ऐसा नहीं होता है कि इसका जो सारे पार्ट जो है एक ही डायरेक्शन में चला जाए. तो इसका कुछ पार्ट्स, ये सेंटर हो गया, इसका कुछ पार्ट्स इस डायरेक्शन में चला जाता है v1 वेलोसिटी से. ठीक है, लेट अस सपोज इसका मास कितना है, m1 है. कुछ पार्ट्स इसका इस डायरेक्शन में जाता है, कितने, v2 वेलोसिटी से. ठीक, इसकी वेलोसिटी है v2. एक पार्ट आपका इस डायरेक्शन में चला जाता है, किस वेलोसिटी से, v3 वेलोसिटी से. मास कितना है, m3 है. लेट अस सपोज एक पार्ट आपका इस डायरेक्शन में जाता है, तो ये जगह m4 कितने, v4 वेलोसिटी से. तो ये जो मासेस जो आप देख रहे हैं कि अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये इसलिए मूव करता है क्योंकि इन सब का जो नेट जो मोमेंटम है, ये नेट मोमेंटम इसके नेट मोमेंटम के इक्वल हो. तो यहां पे इनिशियली ये किस में है, रेस्ट में है, तो इसका मोमेंटम कितना है, 0 है. इसका मोमेंटम कितना है, 0. अगर इसका मोमेंटम 0 है तो इट मींस इन सब का नेट मोमेंटम किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि यहां पे आपका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है. लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा. सो नाउ देखिए, इसका लीनियर मोमेंटम m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस
m3 v3 वेक्टर प्लस m4 v4 वेक्टर इज इक्वल टू कितना 0। ये वेक्टर एडिशन हुआ क्योंकि मोमेंटम आपका वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका जो सम होगा वो वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग निकलेगा। तो इस कंडीशन में क्या जाएगा आपका कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करेगा। ऐसे ही देखा होगा आपने कि जब आप किसी गन से बुलेट को फायर करते हैं तो आपको एक झटका लगता है। जब आप किसी भी गन से एक बुलेट को फायर करते हैं तो जैसे ही बुलेट को फायर करते हैं तो आपको पीछे के डायरेक्शन में एक क्या लगता है झटका लगता है, ठीक ना। रिकॉल फोर्स एक्ट करता है आपके बॉडी पे। क्यों? क्योंकि कोई भी गन है ठीक ना, यहां से जैसे ही कोई भी एक बुलेट को आप फायर करेंगे, डायग्राम मेरा अच्छा नहीं है, ठीक है, बनाना नहीं आता, मैं ऐसे बना दे रहा हूं, ठीक है। देखिए जैसे इस यहां से एक बुलेट को आप क्या करेंगे फायर करेंगे तो जैसे ही बुलेट आगे की तरफ मूव करेगा, ठीक है, किस वेलोसिटी से, लेट अस सपोज v वेलोसिटी से, इसका मास कितना है स्मॉल m है, स्मॉल m मास का एक बुलेट v वेलोसिटी से जैसे ही आगे की तरफ मूव करेगा तो इनिशियली जब ये बुलेट इस गन के अंदर रखा हुआ था तो इनिशियली दोनों चीज किस में थे रेस्ट में थे। जब ये दोनों रेस्ट में थे, ठीक ना, तो इसका मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम कितना 0, इनिशियल मोमेंटम 0। गन आगे की तरफ गया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव किया, किस वेलोसिटी से v वेलोसिटी से, m मास का बुलेट है तो इसके पास एक मोमेंटम आ गया mb, दैट इज मास ऑफ बुलेट इनटू मास ऑफ सॉरी वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू p1, p1 मतलब इस बुलेट का मोमेंटम हो गया, p1 इज इक्वल टू mb। अच्छा, अब इसी के रिस्पेक्ट में जैसे हम यहां से बुलेट फायर करते हैं तो ये बुलेट क्या करता है इस गन पे एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स क्रिएट करता है। तो इसका मतलब है इस गन के अंदर भी एक वेलोसिटी क्रिएट होता है, उस वेलोसिटी की वजह से हम पीछे की तरफ क्या करते हैं एक झटका महसूस करते हैं, ठीक ना। तो लेट अस सपोज ये गन पीछे के डायरेक्शन में जा रहे हैं, किस वेलोसिटी से v वेलोसिटी से, कैपिटल V, और इस बुलेट का मास जो है सॉरी गन का जो मास है वो कितना है m है। तो इस सिचुएशन में इसका जो इनिशियल मोमेंटम है फाइनल मोमेंटम के इक्वल होना चाहिए। तो इसका फाइनल मोमेंटम pf वो कितना हो जाएगा गन का मोमेंटम दैट इज mb एंड इसका मोमेंटम स्मॉल m स्मॉल v, और अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंग इसका फाइनल मोमेंटम किसके इक्वल होना चाहिए इनिशियल मोमेंटम के इक्वल होना चाहिए। इनिशियल मोमेंटम आपका 0 है एंड फाइनल मोमेंटम आपका mb प्लस स्मॉल m v इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम v निकाल सकते हैं, v इज इक्वल टू माइनस ऑफ mv अपॉन कैपिटल ऑफ m, वेयर स्मॉल m इज मास ऑफ बुलेट, कैपिटल M मास ऑफ गन, स्मॉल v वेलोसिटी ऑफ बुलेट एंड कैपिटल V रिकॉल वेलोसिटी कहते हैं इसको, रिकॉल वेलोसिटी ऑफ गन, क्या कहते हैं इसको रिकॉल वेलोसिटी कहते हैं। तो यहां पे भी आपका कंजर्व मोमेंटम जो है वो क्या रहता है कंजर्व रहता है, ठीक है क्या क्लियर है। यहां पे आप देख सकते हैं वेलोसिटी नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब इसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा, क्लियर। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज नेक्स्ट टॉपिक है आपका apparent weight of man in a elevator or lift। So now next topic is weight of object, weight of object in lift। जब आप लिफ्ट में मूव करते हैं तो लिफ्ट में किसी भी बॉडी का क्या ऑब्जेक्ट या किसी भी ऑब्जेक्ट का कितना अपीरेंट वेट होता है। जैसे आपने देखा होगा, आप
किसी लिफ्ट में नीचे जाते हैं तो आपको फील होता है कि आपका वेट बढ़ गया, जैसे लिफ्ट में ऊपर जाते हैं तो आपको फील होता है कि आपका वेट जो है वो लॉस हो गया, वो हल्का, मतलब आप खुद को हल्का महसूस करते हैं। जैसे नीचे जाता है हाई स्पीड से तो आप खुद को हैवी महसूस करते हैं। तो क्या होता है, ये एक्चुअल में कुछ अपीरेंट वेट आपका गेन हो जाता है या कुछ अपीरेंट वेट आपका लॉस हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि आपका जो लिफ्ट है उस लिफ्ट की वेलोसिटी क्या है, किस वेलोसिटी से आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं या अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। सुनो हियर दैट इज 3 केसेस यहां पे लेते हैं व्हेन लिफ्ट आर मूव अपवर्ड विद एक्सेलरेशन। फर्स्ट केस लेते हैं व्हेन लिफ्ट मूव अपवर्ड with an acceleration, with an acceleration a, मतलब किसी एक्सेलरेशन a से कोई भी बॉडी कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए सुनाओ, लेट अस सपोज ये एक लिफ्ट है, ठीक, और इसके अंदर कोई एक आदमी है, क्या है, कोई आदमी इसके अंदर खड़ा है। ठीक है, लेट अस सपोज इसका मास m है, मास कितना है, m है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले लेट अस सपोज कि ये जो हमारा लिफ्ट है वो कहां मूव कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन a। अगर ये एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो ये जो आदमी है इसका एक वेट वर्क करेगा नीचे mg, ठीक ना, और इसी के जैसे ये पर्सन जो है लिफ्ट को क्या करेगा, नीचे दबाएगा अपने वेट से, तो क्या करेगा, लिफ्ट भी इस पे एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा r इन अपवर्ड डायरेक्शन। कहां लगाएगा, मतलब इसका रिएक्शन फोर्स है mg का, ये रिएक्शन फोर्स है और रिएक्शन फोर्स कहां लगेगा, ऊपर लगेगा। एंड जो आपका लिफ्ट है वो कहां जा रहा है, वो मूव कर रहा है, ऊपर के डायरेक्शन मूव कर रहा है। तो देखिए जब किसी भी बॉडी में नेट फोर्स जिस डायरेक्शन में होता है, बॉडी उसी डायरेक्शन में क्या करता है, आपका मूव करता है। अगेन रिपीट करता हूं कि जिस बॉडी में, मान लो किसी बॉडी पे हम 2 या मोर देन 2 फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं, बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स आपका ज्यादा होगा। तो इस कंडीशन में देखिए इस पर्सन पे 2 फोर्स एक्ट कर रहा है, एक रिएक्शन फोर्स और एक उसका वेट, लेकिन जा कहां रहा है, ये ऊपर जा रहा है, लिफ्ट कहां जा रहा है, ऊपर। इट मींस यहां पे हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि जो आपका रिएक्शन फोर्स है R, वो रिएक्शन फोर्स R जो है वो mg से क्या है, ग्रेटर है। सो नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू, या ऐसे लिख सकते हैं इसको, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन मैन नेट इज F इज इक्वल टू R माइनस mg, क्योंकि बॉडी कहां जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। किस एक्सेलरेशन से, इस एक्सेलरेशन से। इसका मतलब R ग्रेटर है किससे, mg से। सो नाउ R माइनस mg, F इज इक्वल टू R माइनस mg। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, देखिए न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ma। सुनो यहां पे F सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ma इज इक्वल टू R माइनस mg, R माइनस mg। सुनो यहां से mg को दे लेंगे तो R इज इक्वल टू ma प्लस mg। सुनो ma प्लस g। देखिए ये जो रिएक्शन फोर्स है, ये रिएक्शन फोर्स आपका एपिरेंट वेट है। ये जो रिएक्शन फोर्स है, क्योंकि हम वेट कब फील करते हैं, फ्लोटिंग वाटर में क्या आप वेट फील कर सकते हैं, अगर आप सिंक करते हैं किसी भी चीज में, नीचे जा रहे हैं
तो क्या आप वेट फील कर सकते हैं? नहीं फील करेंगे। वेट कब फील होता है? जब आपके बॉडी में एक रिएक्टिव फोर्स या रिएक्शन, जब हम एक्शन लगाते हैं, जैसे हम कहीं पे भी खड़े हैं तो इसका मतलब हमारा जो वेट है वो क्या कर रहा है, हम अपने वेट से अर्थ को नीचे धकेल है, तो अर्थ क्या कर रहा है, उसी के अपोजिट में एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो उसी रिएक्शन फोर्स की वजह से हमें अपना वेट फील होता है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन फोर्स है वो कितना, ma+g। यहाँ पे अगर आप खड़ा है कोई तो उस कंडीशन में उसका रिएक्शन फोर्स mg होगा। इस केस में mg से ग्रेटर है, दिस इज ग्रेटर देन mg, ये आपका mg से ग्रेटर है। इसका मतलब है कि जब आप किसी लिफ्ट में एक्सेलरेट मूव करते हैं और कहां जाते हैं, अपर डायरेक्शन में, तो उस कंडीशन में आप अपना ज्यादा वेट फील करते हैं। यू आर फील वेट हैवी वेट, यू आर फील हैवी वेट, ठीक है। तो यहां पे मतलब इस सिचुएशन में आपका वेट क्या होगा, इंक्रीज होगा। सेकंड केस नोट कर लेना इसको। देखिए सेकंड केस में क्या होगा, सेकंड केस में जब कोई भी बॉडी कहा था डाउनवर्ड मूव करता है विद एन एक्सेलरेशन a, डाउनवर्ड कहां मूव करता है, वो डाउनवर्ड मूव करता है विद एन एक्सेलरेशन a एक्सेलरेशन से अगर वो डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं तो इट मींस यहां पे एक्सेलरेशन आपका क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। अब डाउनवर्ड होने का मतलब है कि ये जो लिफ्ट है ये नीचे की तरफ आ रहा है, जब ये नीचे आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो इट मींस mg इज ग्रेटर देन r, क्योंकि ग्रेटर देन जो ग्रेटर फोर्स है उसी डायरेक्शन में बॉडी क्या करेगा, मूव करेगा। तो यहाँ पे mg फोर्स जो है वो r से क्या है, ग्रेटर है। तो इट मींस यहाँ पे यह जाएगा नेट फोर्स जो आपका एक्ट करेगा दैट इज mg माइनस r, नेट फोर्स F इज इक्वल टू mg माइनस r। बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ इसी नेट फोर्स के कारण इसमें क्या क्रिएट हो रहा है, एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ F इज इक्वल टू क्या जाएगा, ma एंड दैट इज mg माइनस r। तो यहां से अगर r कैलकुलेट करेंगे तो r इधर आ जाएगा, तो r इज इक्वल टू mg माइनस ma, तो यहां से आएगा mg माइनस a, क्या जाएगा g माइनस a एंड दिस इज लेस देन mg। तो मतलब अगर आप एक्सेलरेट मूव करते हैं लिफ्ट में और डाउनवर्ड डायरेक्शन में आते हैं, कहां आते हैं, नीचे आते हैं, तो उस कंडीशन में आप वेट लेस फील करते हैं, क्योंकि यहां पे जो वेट आएगा आपका, रिएक्शन जो फोर्स होगा वो mg से लेस होगा, और इस सिचुएशन में आप जो फील करेंगे वेट लेस फील करेंगे। कैसे फील करेंगे, वेट लेस फील करेंगे, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आपका वेट बहुत ही कम हो जाता है और ऐसा आप फील करते हैं। एंड थर्ड कंडीशन, ये आपका सेकेंड कंडीशन था। थर्ड कंडीशन, व्हेन लिफ्ट एट रेस्ट और मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब ये लेट करते हैं कि कोई भी बॉडी लिफ्ट के अंदर, या लिफ्ट जो है वो किसी लोकेशन पे या किसी सिचुएशन पे वो रेस्ट पे है, या यूनिफॉर्मली वो मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, या तो वो डाउनवर्ड जा रहा है या अपवर्ड जा रहा है। वेलोसिटी आपका कांस्टेंट है, इट मींस इन दिस सिचुएशन एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 0। इफ एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 0 देन नेट फोर्स जो होगा आपका वो mg माइनस r, या r माइनस mg ले सकते हैं दोनों केसेस में, मतलब इस केसेस में mg माइनस r या r माइनस mg ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। बट नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। इफ एक्सेलरेशन इज 0 देन फोर्स इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं F इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे नेट फोर्स 0 है तो इसका मतलब है जो लिफ्ट है उस लिफ्ट पे जो एक्ट कर रहा है फोर्स वो आपका 0 है। तो इस सिचुएशन में 0 इज इक्वल टू mg माइनस r देन r इज इक्वल टू mg, मतलब इस सिचुएशन में आप अपना एक्चुअल जो वेट है वो फील करेंगे। कब, जब लिफ्ट जो है आपका रेस्ट में होगा या वो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन से वो या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, मतलब अपवर्ड मोशन होगा या डाउनवर्ड मोशन होगा। दोनों केसेस में आप अपना एपिरेंट, मतलब आपका जो एक्चुअल वेट होगा वही वेट आप इस सिचुएशन में फील करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो लिफ्ट में वेट होता है वो क्या होता है, वेट गेन भी होता है, वेट लॉस भी होता है, और वेट इक्वल भी होता है। लिफ्ट के अंदर वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग मोशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया एंड नोट कर लीजिए इसको। टेक अस सम न्यूमेरिकल्स।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अ कार ऑफ मास 1000 kg is moving with a velocity of 10 meter per second and is acted upon by the forward force 1000 Newton due to the engine and retard force of 50 Newton due to the friction. What will be the velocity after 10 सेकेंड? मतलब 10 सेकेंड बाद वेलोसिटी कितना होगा? तो कह रहे कि एक कार है जिसका मास m इज इक्वल टू 1000 kg है, मास m इज इक्वल टू 1000 kg है, वो जस्ट स्टार्ट करता है अपने कार को और जैसे मूव करता है तो उसका इंजन उस कार पे एक फोर्स अप्लाई करता है 1000 न्यूटन का, 1000 न्यूटन का एक फोर्स अप्लाई करता है, बट जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में 500 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर देता है। तो कह रहे हैं कार जो है वो 10 सेकेंड में कितना वेलोसिटी अचीव करेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। सो नाउ नेट फोर्स ऑन कार, देखिए इंजन ने कितना न्यूटन फोर्स लगाया 1000, फ्रिक्शन ने 500। फ्रिक्शन जो फोर्स होगा वो मोशन के अपोजिट होगा, मतलब कोई एक कार है अगर ये आगे की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब है इसका इंजन ने इस पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया एक, दैट इज 1000 न्यूटन, एंड जो इसके व्हील पे जो फ्रिक्शन लग रहा है, व्हील पे जो फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, दैट इज 500 न्यूटन। तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो इस पे जो नेट फोर्स होगा दैट इज 1000 माइनस 500। तो 1000 में से 500 को अगर माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा यहां पे 500 न्यूटन। कितना? फोर्स इज इक्वल टू 500 न्यूटन। मतलब कार पे फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो फोर्स एक्ट कर रहा है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन होगा। देन एक्सेलरेशन ऑफ कार A इज इक्वल टू F अपॉन M अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, क्योंकि F इज इक्वल टू क्या होता है आपका, F इज इक्वल टू ma, देन A इज इक्वल टू F अपॉन M, F अपॉन M, F इज व्हाट 500 बाय M 1000, डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 1/2, तो A इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया, इनिशियली वो रेस्ट से चलता है तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा 0 एंड टाइम गिवन है 10 सेकेंड, देन वी हैव टू कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार आफ्टर 10 सेकेंड। क्लियर? सो नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस at, u इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1/2 इंटू 10, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 5, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब 10 सेकेंड बाद उसका जो स्पीड है वो कितना होगा आपका 5 मीटर पर सेकेंड। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अच्छा सॉरी, इसमें इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, मुझे लगा रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड दे रखा तो 10 हो जाएगा, तो यह 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next question number second, that is a bullet of mass 0.04 kg moving with a speed of 90 meter per second enter a heavy wooden block and it stop after a distance of 60 centimeter. What is the average resistive force exerted by the block on the बुलेट? मतलब एक बुलेट को हम फायर करते हैं जिसका मास दे रखा है 0.04 kg, उसकी वेलोसिटी है, स्पीड है 90 मीटर पर सेकेंड। जब वो वुडन ब्लॉक के अंदर धंसता है तो वो 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस, मतलब 60 सेंटीमीटर अंदर जाके रुक जाता है। जैसे इतना मोटा सा एक वुडन ब्लॉक है, यहाँ से एक बुलेट फायर किया हमने, वो अंदर आया और 60 सेंटीमीटर पे आके रुक गया। मतलब 60 सेंटीमीटर पे रुकने का मतलब है कि वुडन ब्लॉक ने उस बुलेट के ऊपर एक रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई किया, तो वो रेजिस्टिव फोर्स कैलकुलेट करना है यहाँ पे। सो नाउ वी हैव गिवन दैट मास ऑफ बुलेट इज इक्वल टू 0.04 kg, 0.04 kg, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। और इसमें इसका वेलोसिटी दे रखा है स्पीड u इज इक्वल टू
इनिशियल स्पीड है u इज इक्वल टू 90 मीटर पर सेकेंड, बहुत बढ़िया, 90 मीटर पर सेकेंड। स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है d इज इक्वल टू या s इज इक्वल टू दैट इज 60 सेंटीमीटर, इट मीन 0.6 मीटर। सेंटीमीटर को किसमें कन्वर्ट लेंगे? मीटर में। कितना फोर्स लग रहा है? तो फोर्स निकालने के लिए हमें चाहिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma। क्या होता है? F इज इक्वल टू ma। रेजिस्टिव फोर्स F इज इक्वल टू ma हो जाएगा, या कोई भी फोर्स है वो ma के इक्वल होगा। मास हमारे पास है, एक्सेलरेशन चाहिए, तो अब देखिए 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे जाके वो रुकता है, तो इसका मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो कितना होगा? 0 होगा। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज इक्वल टू v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, देन u v इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 90, देन 90 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू a इंटू s, s इज इक्वल टू 0.6। 90 को दे लेंगे माइनस 90 का स्क्वायर हो जाएगा 81, 100 इज इक्वल टू 1.2a, देन a इज इक्वल टू माइनस 81, 100 डिवाइड बाई 1.2, पॉइंट हटा देंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है, पॉइंट हटा देंगे तो 0 आ जाएगा आपका। तो ये आएगा माइनस का 81 000 बाय 12 मीटर पर सेकेंड, इसको यहीं पे रख देते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो नाउ रेजिस्टिव फोर्स F is equal to resistive force F is equal to is what? That is ma. So now minus m is equal to 0.04 into by 12। देखिए पॉइंट हटा देंगे, यहाँ पे 00 आ जाएगा, फोर्सेस को डिवाइड करेंगे तो 300, 00 से 00 कैंसिल, इसको डिवाइड करेंगे तो 270 न्यूटन। मतलब उस वुडन ब्लॉक द्वारा उस बुलेट पे जो फोर्स लगेगा वो माइनस का 27 न्यूटन। माइनस 27 न्यूटन मीन्स अगर बुलेट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फोर्स इस पे उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ पे फोर्स जो है नेगेटिव, ये शो कर रहा है कि फोर्स रेजिस्टिव है, मतलब फोर्स क्या कर रहा है? उसको रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है। चलिए सो नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is a force of 72 Newton is inclined to a horizontal at an angle of 60 degree. Find the acceleration of mass of 9 gram which moves in the horizontal direction. सिंपल सा है, कह रहे कि a force of 72 Newton is inclined to the horizontal at an angle of 60 degree. एंगल ऑफ 60 डिग्री। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ मास ऑफ 9 ग्राम। 9 ग्राम का कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो उस इंक्लाइन प्लेन पे क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं, विच मूव्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, उस पे कितना उसका कितना एक्सेलरेशन होगा वो बताना है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हमें मास दे रखा है 9 ग्राम, क्या दे रखा है? 9 ग्राम दे रखा है, ठीक है, हो गया 9 ग्राम। अच्छा अब देखिए सिंपल सी बात, इसको समझते हैं। ये एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, हाँ मास है, ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है 72 न्यूटन एट एन इंक्लाइंड। ये इसका हॉरिजॉन्टल प्लेन हो जाएगा, ये इसका वर्टिकल प्लेन हो जाएगा। इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 72 डायन, है ना। एंगल दे रखा है इसका, व्हाट इज एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। एंगल कितना है यहाँ पे? हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पे। सो नाउ हॉरिजॉन्टल फोर्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, देखिए फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा दैट इज Fx इज इक्वल टू F cos थीटा। 72 F दे रखा, नेट फोर्स कितना? 72 इंटू cos 60, तो 72 cos 60 की वैल्यू जो 1/2 डिवाइड करेंगे तो 36 डायन। तो Fx इज इक्वल टू 36 डायन। क्लियर? सो नाउ एक्सेलरेशन
ए इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन एम, क्योंकि जो बॉडी है वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है, तो एक्सेलरेशन भी एक्स डायरेक्शन में होगा। सो नाउ ए एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन एम, एफ एक्स इज इक्वल टू 36 बाई एम इज इक्वल टू 9, डिवाइड करेंगे तो 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये सीजीएस सिस्टम में, देखिए डायन जो है फोर्स का यूनिट है, लेकिन किस सिस्टम में, सीजीएस में। ग्राम दे रखा है, ग्राम किस में, सीजीएस में, तो इसलिए एक्सेलरेशन का जो वैल्यू आएगा वो भी सीजीएस में होगा, और ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सॉरी सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन है ना सेकेंड स्क्वायर। तो ये इट इज अ वेरी एंड ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है।